राजनगर की सुबह हमेशा की तरह गहमा गहमी से भरी थी। बसों की कर्कश आवाजें, फेरी वालों की चिल्लाहट और सड़कों पर फैलती धूल। शहर जैसे अपनी भागदौड़ में उलझा हुआ एक जीवंत प्राणी था। चाय की दुकानों पर लोग अखबार पढ़ते, राजनीति और मैच पर बहस करते, लेकिन आज सबकी जुबान पर एक ही नाम था, कलेक्टर मीरा जोशी। पिछले हफ्ते उसने पुलिस विभाग में रिश्वतखोरी के एक बड़े नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कई वरिष्ठ अफसर निलंबित हुए थे और कुछ की तबीयत अब उसका नाम सुनते ही खराब हो जाती थी। लोग उसे लौह स्तंभ कहते तो कोई निर्मम। मीरा के लिए ये सब सिर्फ अपना फर्ज निभाना था। कलेक्टर ऑफिस के भीतर सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर मीरा के टेबल पर पड़ रही थी, जहां वो फाइलों के ढेर के बीच बैठी थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की सरसराहट और कागजों के पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो गहरे ध्यान से हर दस्तावेज को परख रही थी, कभी हस्ताक्षर करते हुए तो कभी किसी फाइल पर तीखी टिप्पणी लिखते हुए। उसकी कलम की नोक से निकलने वाली हर लकीर में एक दृढ़ इरादा झलकता था, लेकिन उसके चेहरे की कठोरता के पीछे थकान और अकेलेपन की परतें दबी हुई थीं। सालों से इस सिस्टम में काम करते हुए उसने सीखा था कि ईमानदारी से काम करना ही सबसे बड़ी सजा होती है। दोस्तों ने दूरी बना ली थी, सहकर्मी उससे डरते थे और रिश्ते महज औपचारिकता बनकर रह गए थे। उसने अपनी डायरी में एक बार लिखा था कि सच्चाई का रास्ता अक्सर सबसे अकेला रास्ता होता है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जैसे कोई डरा हुआ पक्षी चोंच मार रहा हो। मीरा ने अपनी नजरें फाइलों से हटाए बिना ही कहा, आइए। दरवाजा धीरे से खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर घुसा। उसके पहनावे में सादगी थी, एक साधारण सी कमीज और धोती जिस पर धूल के निशान थे। पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा टूटी हुई थीं उसकी आंखें, जहां डर और उम्मीद का एक अजीब मिश्रण समाया हुआ था। उसने कमरे में घुसते ही अपनी चप्पलें उतार दी और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैडम, मैं हरिदास हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे डर के मारे उसके गले में सिकुड़न हो। सरकारी स्कूल में चौकीदार हूँ। मेरा बेटा राहुल, वो 3 दिन से नापता है। पुलिस कुछ नहीं कर रही। 3 दिन शब्द मीरा के कानों में गूंजे। उसने फाइल को एक तरफ रख दिया और सिर उठाकर हरिदास की तरफ देखा। उसके चेहरे की मासूमियत और बेबसी ने मीरा के अंदर के मां को जगा दिया। 3 दिन? मीरा की आवाज में एक तीखापन आया। किस थाने में रिपोर्ट दर्ज की? राजनगर सिटी थाने में मैडम, हरिदास ने हिचकिचाते हुए कहा, जैसे थाने का नाम लेने मात्र से कोई अभिशाप टूट जाएगा। मीरा को समझते देर न लगी। उसकी कार्रवाई के बाद थाने का स्टाफ बदला नहीं था, बस डर गया था और अब वो बदले की भावना से जल रहे होंगे। उसने बिना एक पल गंवाए फोन उठाया। कांस्टेबल शर्मा, एसएचओ तिवारी को मेरे ऑफिस में तुरंत बुलाओ। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, वो मेरा इकलौता बेटा है। उसकी माँ का देहांत हो गया है। अब बस वही मेरा सहारा है। मीरा के चेहरे पर आई एक झलकती हुई नरमी ने हरिदास को संबल दिया। उसने दृढ़ता से कहा, वो मिलेगा हरिदास। अब से ये केस मैं खुद देखूंगी, तुम घबराना मत। राजनगर सिटी थाना बाहर से तो चमकता हुआ दिखता था, जैसे हाल ही में पेंट हुआ हो, लेकिन अंदर घुसते ही सड़न और भ्रष्टाचार की बू आने लगती थी। दीवारों पर जनता की सेवा हमारा धर्म जैसे नारे चिपके थे, लेकिन हर डेस्क पर, हर फाइल के पन्नों में रिश्वत की पुरानी गंध बसी हुई थी। एसएचओ राजेश तिवारी और एसआई महेश यादव मीरा के आने की खबर सुनते ही बेतहाशा तनाव में आ गए थे। तिवारी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे खुद को बचाने के रास्ते ढूंढ रहा था। वहीं महेश, जो अपेक्षाकृत ईमानदार था, मन ही मन इस केस को सुलझाना चाहता था। जैसे ही मीरा अंदर दाखिल हुई, पूरा स्टाफ सजग होकर खड़ा हो गया, जैसे कोई सैनिक अपने कमांडर के सामने हो। 3 दिन से एक मासूम बच्चा गायब है और आप लोगों को कोई चिंता नहीं, कोई एक्शन नहीं। मीरा की आवाज कमरे में गूंजी। तिवारी ने झूठी विनम्रता दिखाते हुए कहा, मैडम, हम केस देख रहे हैं। शायद लड़का खुद ही कहीं घूमने चला गया हो। टीनेजर्स ऐसा करते रहते हैं। शायद? मीरा की आवाज बंदूक की गोली की तरह चौंका देने वाली थी। सीसीटीवी फुटेज देखा? मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया? गवाहों से पूछताछ की? तिवारी स्तब्ध खड़ा रहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी महेश यादव ने आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा, मैडम, इलाके में कुछ अज्ञात लोग देखे गए थे, पर क्या? मीरा ने कड़क कर काटा। महेश ने गहरी सांस ली, जैसे एक बड़ा रहस्य उगलने जा रहा हो। उनमें से एक आदमी विधायक भानु प्रताप सिंह के ड्राइवर के साथ देखा गया था।
इस नाम को सुनते ही कमरे में मौत सा सन्नाटा छा गया। मीरा की निगाहें तिवारी पर जम गईं जो सिर झुकाए खड़ा था। उसके इस रवैये से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है, शायद ऊपर से दबाव में हो। अगली सुबह मीरा ने सूट बूट छोड़कर साधारण कपड़े पहने और बिना किसी सुरक्षा के सीधे उस झोपड़पट्टी में पहुंच गई जहां से राहुल गुम हुआ था। वहां की हकीकत ने उसके दिल को दहला दिया। धूल भरी तंग गलियां, टूटे फूटे घर, आधे नंगे बच्चे कूड़े के ढेर के पास खेल रहे थे और बड़ों की आंखों में सिस्टम और सत्ता से डर बसा हुआ था। मीरा ने वहां के लोगों से पूछताछ की, किसी ने कुछ देखा है, कोई सुराग? लेकिन जवाब में सन्नाटा था। लोग नजरें बचाकर इधर उधर देखते, दरवाजे बंद कर लेते। ये डर सत्ता का डर था। तभी एक झोंपड़ी से एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, धीरे से बाहर आई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, मैडम, उस दिन एक काली गाड़ी आई थी, बड़ी सी SUV वाली। कुछ लोग उतरे और राहुल को जबरदस्ती उठा ले गए। मीरा ने उसकी आंखों में झांका, उसे विश्वास दिलाया। माँ, आपको नंबर याद है? कुछ भी? बूढ़ी औरत ने आंखें मूंद कर याद करने की कोशिश की। 7070 था शायद। हाँ, 7070। ये एक सुनहरी सूचना थी। मीरा ने तुरंत महेश यादव को इशारा किया, जिसने फोन पर ही गाड़ी ट्रेस करने का आदेश दे दिया। कुछ घंटों बाद आई रिपोर्ट ने सबकी आशंका को सच साबित कर दिया। वो SUV एक जयपाल नाम के ठेकेदार के नाम पर थी और जयपाल विधायक भानु प्रताप सिंह का बचपन का दोस्त और उसके सभी गंदे कामों का साथी था। मीरा ने गहरी सांस ली। अब खेल सिर्फ एक लापता बच्चे का नहीं, बल्कि एक बड़े आपराधिक नेटवर्क और सिस्टम के भीतर के सड़े हुए ताने बाने का था।